नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दिया कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज हम इस लेक्चर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, राइट? और बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने टॉप एमसीक्यूज ऐड किए हैं और उसके डिटेल एनालिसिस को ऐड किया है, जिससे आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझने वाले हैं। तो आप जरूर इस लेक्चर को लास्ट तक देखें, क्योंकि 99.99% संभावना है कि आज के जो एमसीक्यूज हैं इसमें से आपके एग्जाम में एमसीक्यूज जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखना लेक्चर को। साथ ही में अगर आपको पसंद आए लेक्चर तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो दिया कोचिंग क्लासेस को जरूर फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का है। भारतीय संविधान के किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था? यानी वो कौन सा केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो दिया था? तो ये जो है केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर जो केस हुआ था, उस समय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की बात की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और पॉइंट यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, यह ऐतिहासिक फैसला जो है वो 24 अप्रैल 1973 को आया था। इस केस का जो पूरा नाम है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यानी ये जो केस है वो केरल राज्य और केशवानंद भारती के बीच में लड़ा गया था। इसमें अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच बैठी थी, यानी इस केस को सॉल्व करने के लिए 13 जज बैठे थे, जिसमें जो फैसला है वो 7-6 के बहुमत में आया था, जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत तय हुआ था। अदालत ने साफ किया था कि संसद जो है संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कभी नहीं बदल सकते। हम सभी जानते हैं कि जो संसद है वो अमेंडमेंट के थ्रू संविधान को बदल सकती है और उसके रूल्स को और आर्टिकल्स में बदलाव ला सकती है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो साफ कहता है कि तुम किसी भी हिस्से को बदल सकते हो, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते हो। इस फैसले ने संसद की असीमित शक्तियों पर रोक लगाई, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका था कि संसद जो है किसी भी जो बेसिक स्ट्रक्चर भी है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें बदलाव लाती थी, लेकिन इस फैसले के बाद में संसद की जो शक्तियां थी उस पर कहीं हद तक रोक लगाई गई थी। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला माना जाता है। इस केस में याचिकाकर्ता की तरफ से प्रसिद्ध वकील नानी पालवीवाला ने बहस की थी। इससे पहले के गोलकनाथ केस के फैसले को इस निर्णय में बदला गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में तानाशाही को रोकना और लोकतंत्र की रक्षा करना था। यह फैसला आज भी भारतीय संविधान की रीढ़ माना जाता है। इसके बाद से ही न्यायपालिका ने संविधान की सर्वोच्चता को पूरी तरह स्थापित किया था। देखिए, संसद को ये शक्ति थी पहले कि वो संविधान के किसी भी भाग को बदल सकता है, लेकिन जब वो बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदल रहे थे और जब ये केस लड़ा गया केशवानंद भारती केस, तो उसमें कई बार जो संसद है वो ये पेश करता कि संसद के पास पूरा अधिकार है कि वो संविधान को बदल सकता है। और यहाँ पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एज अ प्रोटेक्टर वर्क करता है, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संसद या फिर कोई भी ऐसी चीज भारत की संविधान के अंदर अगर बदली जाती है जो कि संविधान के अगेंस्ट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर को या फिर बेसिक रूल्स को तोड़ता है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस फैसले को खारिज कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास संसद से भी हम कह सकते हैं कि ज्यादा पावर है, जो कि संसद के ऐसे नियम जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को हानि पहुंचा रहा है या फिर फंडामेंटल राइट्स को हानि पहुंचा रहा है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी तरीके से उसे खारिज कर सकती है। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को लाने का मुख्य कारण या उद्देश्य क्या था, यानी आखिर क्यों बेसिक स्ट्रक्चर को लाना पड़ा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को लाने की जरूरत क्या पड़ी या फिर इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका पूरा उद्देश्य यह था कि संसद की संविधान बदलने की असीमित शक्ति पर लगाम लगाना। पहले संसद के पास असीमित शक्ति थी कि वो संविधान को किसी भी प्रकार से बदल सकता था, लेकिन जब बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए लाना पड़ा कि संसद अपने जो लिमिट है उसको क्रॉस ना करे और संविधान को इतना भी बदलने की कोशिश ना करे कि वो उसका जो इम्पोर्टेंस है वही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो 1970 के दशक में संसद लगातार ऐसे कानून ला रही थी जिससे न्यायालय की ताकत कम हो रही थी, और इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी सरकार बहुमत के दम पर संविधान की मूल आत्मा को नष्ट न कर सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान देश का सबसे पवित्र और सर्वोच्च दर्जा है। इससे संसद की संशोधन शक्ति को एक निश्चित दायरे में बांधा गया
और ये भी आप याद रखना, कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया, समय समय पर वो बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बाकी कभी ऐसी कोई लिस्ट यहाँ पर नहीं दी गई है, या फिर संविधान में भी किसी तरह का ऐसा संशोधन नहीं किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बताती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। यह नागरिक के मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है कि हमारे पास संविधान है, और संविधान के अंदर से ही हमारे जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारे मौलिक अधिकार हो गए, या फिर जो लोकतांत्रिक मूल्य है वो ही हमारी सबसे बड़ी, जो आम नागरिक है उनके लिए क्या है, सुरक्षा कवच है। और अगर संसद उसे भी बदलाव करने की कोशिश करेगा तो फिर हमारे ऊपर, यानी हमारे मौलिक अधिकारों को रोकना, उन्हें बदलना, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। इससे यह तय हुआ कि देश में संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद या सरकार। जब बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया तो हमें ये समझ में आया कि संविधान जो है वो हमेशा सर्वोच्च ही रहेगा, क्योंकि संसद के पास बदलाव करने की ताकत है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी हो जाएगी या वो सर्वोच्च हो जाएगी, हमेशा संविधान ही सर्वोच्च रहेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि देश में कौन सबसे सर्वोच्च है, तो संविधान ही है सर्वोच्च, ना संसद है, ना सरकार है, ना ही सुप्रीम कोर्ट है। संविधान ही हमेशा सर्वोच्च है। यह न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को और अधिक मजबूत करता है। जुडिशियल रिव्यू यानी किसी भी अमेंडमेंट हो या फिर कोई भी नया रूल लाया गया है तो उसको जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर जांच कर सकती है कि क्या वो सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसे पूरी तरीके से खारिज कर देगी, और अगर सही है तो वो क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। इससे शासन की तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बना रहता है। अगर आपने स्पेशल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल को पढ़ा हो, क्लास 11 की एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया है। वहां पर आपको किस तरीके से संविधान बनाया गया, तो संविधान जो बनाने वाले थे उन्होंने किस तरीके से तीनों चीजों को बैलेंस रखा है कि एक दूसरे के पास ज्यादा पावर ना हो और तीनों ही एक दूसरे पर चेक और बैलेंस कर सके। इसके बिना बहुमत दल मनमाने कानून बनाकर तानाशाही ला सकता है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर जब आया तो ये बिल्कुल बंद हो चुका। यह सिद्धांत लोकतंत्र और कानून के शासन की रक्षा करता है, ठीक है। इससे यह साफ हो गया कि संविधान में बदलाव हो सकते हैं, पर उनकी पहचान नहीं मिटाई जा सकती है। यह न्यायपालिका द्वारा जनता के हितों में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई सिद्धांत नहीं होता तो शायद संसद कई सारे ऐसे बदलाव कर सकती थी जो नागरिकों के लिए अच्छा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केस मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। अब देखिए, कोई एक केस नहीं है, जैसे केशवानंद भारती केस से भले ये सिद्धांत आया, लेकिन बहुत सारे केसेस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग क्या थे, स्टेटमेंट्स दिए। इसके बाद संसद ने भी अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए थे। तो इन चारों केसेस में वो कौन सा केस शामिल नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, कि जो चंपक दारीराजन केस 1951 का जो केस है वो मूल ढांचे से कभी भी जुड़ा हुआ नहीं था। यानी केशवानंद भारती केस इससे जुड़ा है, मिनर्वा मिल्स केस इससे जुड़ा है, एयर आज बॉम्बे केस जो है, ये तीनों ही केस इससे क्या है, जुड़े हुए हैं। चंपक दारीरजन केस 1951 मुख्य रूप से आरक्षण, शिक्षा और अनुच्छेद 15-29 से संबंधित था। इस मामले में ही देश में संविधान का पहला जो संशोधन है 1951 किया गया था। यह मामला सीधे तौर पर मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास से मेल नहीं खाता है। केशवानंद भारती केस मूल ढांचे का मुख्य आधार और जन्मदाता है। जब भी आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर और कहीं कुछ भी चीज़ आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको केशवानंद भारती केस हमेशा वहां पर मेंशन मिलेगा। जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी हो तो आप जानते होंगे कि कई बार केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल केस और ए आर बॉम्बे जैसे केसेस जो है वहां पर स्पष्ट रूप से मेंशन कर गए हैं। ठीक है, तो मिनर्वा जो मिल्स केस है वो न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के बंटवारे को मूल ढांचा का हिस्सा मानता है। वहीं एस आर बॉम्बे केस ने संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचे में शामिल किया। शुरुआती दौर के मामले में संसद को संविधान बदलने की पूरी छूट दी जाती थी। धीरे धीरे अदालत ने अपने पुराने फैसले को बदलकर मूल ढांचे का सिद्धांत गढ़ा। चंपक दराजन मामला राज्य के नीति निर्देशित तत्वों और मौलिक अधिकारों के टकराव से जुड़ा था। इस केस के बाद ही संविधान में 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी। इसलिए हम मूल जो ढांचे के क्रमिक विकास की मुख्य धारा में सीधे शामिल नहीं है। फिर भी यह भारतीय संविधान इतिहास का एक शुरुआती महत्वपूर्ण केस जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केशवानंद भारती केस के फैसले के समय देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। तो उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो एस एम सिकरी थे, ऑप्शन बी सही होगा। इस ऐतिहासिक फैसले के समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस
एम सिकरी थे, उन्होंने ही 13 जज की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच की अध्यक्षता की थी। यह मामला कुल 68 दिनों तक लगातार चला था, जो भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे लंबी सुनवाई में से एक है। इस बेंच में कई वरिष्ठ और प्रसिद्ध न्यायाधीश शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश सिकरी ने ही संविधान की सर्वोच्चता और मूल ढांचे के सिद्धांत पर मुहर लगाने में अहम भूमिका निभाई। इस फैसले के तुरंत बाद सरकार और न्यायपालिका के बीच तनातनी भी देखने को मिली थी। यह बेंच इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या संसद मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान को बदल सकती है। मुख्य न्यायाधीश का यह कार्यकाल भारतीय न्याय जगत में हमेशा रखा जाएगा। उन्हें नेतृत्व ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक नई दिशा दी। इस बेंच ने निर्णय में भविष्य के कई राजनीतिक संकटों से देश को बचाया है। यह फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण बना। इसके बाद ही भारत में न्यायपालिका की भूमिका और अधिक मजबूत हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अभी तक आधिकारिक रूप से संविधान के मूल ढांचे में शामिल नहीं माना जाता है। देखिए, हमने पहले ही बताया है कि किसी भी तरह का हमारे पास ऐसा लिस्ट नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो मूल ढांचा है या फिर ये नहीं है। लेकिन समय समय पर जब भी कोई केस आता है और जब भी संसद या सुप्रीम कोर्ट के बीच में कोई भी चीज़ होती है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बताता है कि हाँ, ये है चीज़ जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कौन-सा मूल हमारा ढांचा नहीं है संविधान का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र, ये कभी भी हमारे संविधान का मूल ढांचा नहीं है। एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान हमेशा ऊपर रहेगा, ये हमारा मूल ढांचा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये हमेशा मूल ढांचा रहता है। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी सुप्रीम कोर्ट हमेशा स्वतंत्र रहेगा, ये भी एक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो कभी भी बदले नहीं जा सकते। राजनीतिक दलों के भीतर का आंतरिक लोकतंत्र अभी तक आधिकारिक रूप से मूल ढांचे का हिस्सा घोषित नहीं हुआ है। संविधान की सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हमेशा मूल ढांचे का अभिन्न अंग माना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की रीत है, इसलिए यह मूल ढांचे में शामिल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन के लिए जरूरी है, और यह मूल ढांचे में है। मूल ढांचे की कोई फिक्स या अंतिम सूची संविधान की किताब में नहीं लिखी है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से नए मुद्दों को इसमें जोड़ता रहता है। पथ निरपेक्षता, संघवाद और कल्याणकारी राज्य इसके मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए अलग से कानून बनाए जाते हैं। यह मूल ढांचा नहीं है। मूल ढांचे में वही बात आती है जो देश के बुनियादी ढांचे को टूटने से बचाती है। अदालत हर मामले में यह तय करती है कि क्या वह मूल ढांचे के दायरे में आता है या नहीं आता है, और ये कौन करता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और जो अदालत होती है वही करती है। ठीक है, और कोई नहीं करता। इसके दायरे को लेकर आज भी कानूनी विशेषज्ञों के बीच चर्चा होती रहती है। अंततः राजकीय दलों का आंतरिक लोकतंत्र इस सूची में शामिल नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये जो है हमारे संविधान का मूल ढांचा जो है वो उसके अंदर आता है। हमने अभी बात की कि ये क्या है, सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमेशा जो संविधान है वो हमेशा सर्वोच्च रहेगा। वो क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। संविधान की सर्वोच्चता का सीधा मतलब है कि देश का कोई भी इंसान, मंत्री या संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सबसे मजबूत हिस्सा माना है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सभी को संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। इसलिए जब हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर संसद का कोई सदस्य हो, अगर वो संविधान के दायरे को क्रॉस करता है, लिमिट को क्रॉस कर देता है या फिर संविधान का उल्लंघन करता है, तो फिर वहां पर उन्हें उनके पद से हटाया जाता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रपति की अगर बात करें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। लेकिन स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं या फिर किसी चीज को, मतलब अपनी लिमिट से ज्यादा क्रॉस करते हैं जो कि संविधान में दी गई है, तो फिर उन्हें इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो संविधान के नियम के खिलाफ हो, तो उसे रद्द कर देता है। कौन करता है, कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, उसे क्या करता है, रद्द करता है। यह सिद्धांत देश को तानाशाही या राजतंत्र बनाने से रोकता है। देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का इस पूरी चीज से हटा देते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप पूरा जो सुप्रीम कोर्ट है उसे हटा दे, तो क्या बचा, संसद बचा। संसद
जब अपनी मर्जी होगी तब क्या करेगा, सिद्धांत लाएंगे, अलग अलग अमेंडमेंट जोड़ेंगे और संविधान को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे यानी हमारे जो नागरिक हैं, हम जो हैं देश के नागरिक, उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं, और फिर वहां पर तानाशाही और राजतंत्र बनने की संभावना है। तो इसलिए जब आप संविधान पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल, इन तीनों के अंदर इस तरीके से बैलेंसिंग पावर बनाया गया है, जिन्होंने भी संविधान बनाया है। आप सोच सकते हैं कि इतने सालों पहले जो संविधान बना और उन लोगों ने कितना अच्छे से संविधान बनाया है कि तीनों के अंदर एक बैलेंसिंग पावर भी है। और चेक कर सकते हैं कि जैसे अगर जुडिशल कोई गलती कर रहा है तो संसद वहां पर चेक करती है, लेजिस्लेचर चेक करता है। अगर लेजिस्लेचर कोई गलत काम करती है तो जुडिशियल करता है। लेजिस्लेचर अगर कोई गलत काम करती है तो वहां पर एग्जीक्यूटिव है। तो ये तीनों ही एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है और एक दूसरे को चेक भी करते हैं कि कोई गलत काम नहीं कर रहा है। इस सिद्धांत की रक्षा करने की मुख्य जिम्मेदारी देश के सर्वोच्च न्यायालय की है, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करता है और इसलिए उसे प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश हमेशा कानून की शासन से चले, है ना, रूल ऑफ लॉ, यानी कभी भी कोई व्यक्ति शासन नहीं होना चाहिए, कोई सरकार शासन नहीं होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, ठीक है। ब्रिटेन की तरह भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर हम कंपैरिजन करें, भारत में संसद सर्वोच्च है लेकिन ब्रिटेन में नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ भारत का संविधान सर्वोच्च है, वहां पर ब्रिटेन में नहीं है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इसके बिना किसी भी लोकतांत्रिक और सुचारू शासन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह सरकार की मनमानी पर लगाम लगाने का काम करता है, बेसिक स्ट्रक्चर, और अंतः यह मूल ढांचे का सबसे पहला और बड़ा स्तंभ है। अगला प्रश्न जो है, मिनर्वा मिल केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से किस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था? तो उन्होंने जोर दिया था मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन पर। यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है और हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके बीच में जो संतुलन है, उस पे मुख्य यहाँ पर क्या किया था, जोर दिया था। मिनर्वा मिल केस 1980 भारतीय संविधान कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इस मामले में कोर्ट ने साफ कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं, ठीक है। जो चीज़ हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, जो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन वो फिर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ जाता है कि यानी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस पर भी ध्यान दे। मौलिक अधिकार तो हमारे हैं कि हम बहुत अच्छे से लाइफ जिए, एजुकेशन हमारा अधिकार है, ये सारी चीज़ें तो हमारी हैं। लेकिन कुछ ऐसे जैसे एक सेफ पॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, नहीं मतलब पॉल्यूशन फ्री कंट्री होनी चाहिए, सॉरी। अ, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जुड़ी गई, जो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये हमारी स्टेट के यानी भारत की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि वो भारत के जो लोग हैं उनको इन सारी चीज़ें को वो दे। इन दोनों के बीच संतुलन ही संविधान के मूल ढांचे का एक अहम हिस्सा भी है। कोर्ट ने 42वें संशोधन के उस नियम को रद्द कर दिया जो नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार से ऊपर रखता था, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से ऊपर हो सकते हैं? और इसी वजह से जो 42वां संशोधन किया गया था उसे रद्द कर दिया था कोर्ट ने। इस फैसले में जुडिशियल रिव्यू को मूल ढांचे का स्थायी हिस्सा घोषित किया था, यानी जुडिशियल रिव्यू भी हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कोई भी संशोधन जो है वो जुडिशियल रिव्यू को हटा नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू हट जाएगा तो फिर किसी भी अधिनियम पर या फिर किसी भी रूल पर जो कोर्ट है वो उसको रिव्यू ही नहीं कर पाएगी कि वो सही है गलत है। तो जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि संसद संविधान को बदलकर उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। यह केस आपातकाल के बाद देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दोबारा स्थापित करने में मददगार रहा। इसमें बताया गया कि संसद को जो संशोधन की शक्ति मिली है वह भी संविधान ने ही दी है, इसलिए वह असीमित नहीं हो सकती है। यह केस सामाजिक विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच बेहतर तालमेल बिठाता है। इसके जरिए संविधान की सर्वोच्चता को और अधिक मजबूत मिली। यह सरकार को यह याद दिलाता है कि वह संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। अंततः यह मूल ढांचे के सिद्धांत को कानूनी रूप से और पक्का करने वाला केस था। अगला प्रश्न, क्या न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है? यानी जुडिशियल रिव्यू जो है वो भारत के संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है। तो यस, अभी हमने पढ़ा कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक अनिवार्य और पक्का हिस्सा है, यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का। न्यायपालिका समीक्षा का मतलब है कि अदालत संसद और विधानसभा की बनाए गए कानूनों की जांच कर सकती है कि वे संविधान के हिसाब से
सही है या नहीं है? मिनर्वा मिल केस और इंदिरा गांधी केस में इसे साफ तौर पर मूल ढांचे का हिस्सा बनाया गया था। यदि कानून संविधान के खिलाफ पाया जाता है या नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है, तो कोर्ट उसे अवैध घोषित कर देता है और रद्द कर देता है। यह कार्यपालिका और विधायक पर नजर रखने का सबसे अच्छा लोकतांत्रिक तरीका है। इसके बिना सरकार अपनी मनमानी चला सकती थी और कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन यह शक्ति हमारे संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत दी गई है। यह लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को जिंदा रखती है। संसद संविधान के संशोधन करके भी न्यायिक समीक्षा की इस ताकत को खत्म नहीं कर सकती। यह आम जनता के मौलिक अधिकारों के आखिरी रक्षक है। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों के संविधान से सीख कर इसे भारत में मजबूत किया गया है। यह न्यायपालिका को यह अधिकार देती है कि वह संविधान के मूल स्वरूप की रक्षा करे। अंततः न्यायिक समीक्षा बिना किसी शक के मूल ढांचे का अहम हिस्सा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केस जो है संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति से संबंधित है? संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति से संबंधित है, तो ये है हमारा ऑप्शन सी, विशाखा केस 1997 में जो लड़ा गया, ये संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति से संबंधित है। विशाखा केस मुख्य रूप से दफ्तरों और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़ित से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में संसद को मौलिक अधिकारों में बदलाव करने की पूरी छूट दी गई थी। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को मौलिक अधिकारों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद विशाखा मामले का संबंध जो है महिलाओं के समान और लैंगिक समानता से है, न कि संसद के संशोधन शक्ति से। इस मामले में कोर्ट ने देश में कड़ा कानून न होने पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दिया था। यह मामला हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के दायरे को और बड़ा बनाता है। इस वजह से विकल्प सी इस श्रेणी से बाहर हो जाता है। बाकी तीनों विकल्प सीधे तौर पर संसद और कोर्ट के बीच संशोधन विवाद से जुड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ध्यान दिया कि नहीं है पर, ठीक है, तो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस और गोलकनाथ केस जो है वो संविधान की संशोधन शक्ति से संबंधित थे। ठीक है, सो विशाखा गाइडलाइंस को आगे चलकर 2013 में संसद के कानून का रूप दे दिया गया। यह महिला के अधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर फैसला। अंततः यह संशोधन शक्ति का नहीं बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा और गरिमा का मामला है। अगला प्रश्न जो है, फेडरल सिस्टम को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा किस ऐतिहासिक केस में माना गया था? तो ये जो है एस आर बॉम्बे केस 1994 के अंदर फेडरल सिस्टम जो है उसे संविधान का क्या माना गया था? मूल ढांचा माना गया। एस आर बॉम्बे केस भारत में संघवाद और राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग रोकने से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बहुत साफ शब्दों में कहा कि फेडरलिज्म हमारे संविधान का मूल ढांचा है। अदालत ने कहा कि राज्यों की अपनी गरिमा और राजनीतिक स्वतंत्रता है। केंद्र सरकार मनमाने तरीके से राज्यों की सरकारें नहीं गिरा सकती है। और इसी केस में धर्मनिरपेक्षता को भी मूल ढांचे का एक मुख्य अंग घोषित किया गया था। इस फैसले के बाद अनुच्छेद 356 का राजनीतिक इस्तेमाल बहुत हद तक नियंत्रण हुआ। यह मामला भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। इसमें कहा गया कि भारत एक सहयोगतम संघ है जहां केंद्र और राज्य मिलकर देश चलाते हैं। राज्यों में राज्यपालों की भूमिका और उनकी शक्तियों पर इस मामले में कड़ी टिप्पणियां दी गई हैं। इससे भारतीय संघ व्यवस्था और अधिक मजबूत, पारदर्शी और न्याय संगत हुई। यह मूल ढांचे के दायरे और ज्यादा व्यापक और मजबूत बनाता है। यह राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने का सबसे बड़ा कानूनी अधिकार बना। अंततः संघीय ढांचे की सुरक्षा के लिए एस आर बॉम्बे केस को हमेशा याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या देश की संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन या बदलाव कर सकती है? यानी हमारी जो संसद है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकती है? अगर आपने अभी तक ये पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती केस के फैसले के अनुसार संसद संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है सिवाय मूल ढांचे के। मूल ढांचा संविधान की वह पवित्र आत्मा है जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता। यदि संसद कभी ऐसा कोई संशोधन करती है तो न्यायपालिका उसे न्यायिक समीक्षा के तहत तुरंत रद्द कर सकती है। यह सिद्धांत संसद को देश का सर्वशक्तिमान तानाशाह बनाने से रोकता है। यह देश की संविधान की पवित्रता और निरंतरता को बनाए रखने की बेहद जरूरी है। इसमें लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अनमोल मूल्य शामिल हैं। इसलिए मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का फेर बदल करना पूरी तरह गैरकानूनी है। यह न्यायपालिका की सक्रियता का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। आम जनता के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए यह प्रतिबंध बहुत जरूरी है। अंततः मूल ढांचे में संशोधन करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है।
यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे का सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा है। इससे यह तय होता है कि संविधान किसी एक पार्टी की मर्जी से नहीं, बल्कि देश के नियमों से चलेगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के किस भाग या माध्यम से मूल ढांचे का हिस्सा बना है? तो ये जो है ऑप्शन ए प्रस्तावना और मौलिक अधिकार के माध्यम से हमारे भारत का मूल ढांचा मिला बना है। अब अगर हमारे भारत की प्रस्तावना देखते हैं तो सेक्युलरिज्म वर्ड आपको वहाँ पर दिखेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि सेक्युलर शब्द जो है वो कौन से संशोधन से जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा। SR बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का मूल ढांचा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश या सरकार का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। संविधान के मौलिक अधिकार खासकर अनुच्छेद 25 से 28 हर नागरिक को अपने धर्म को मनाने पर पूरी आज़ादी देता है। भारत सर्वधर्म समभाव के खूबसूरत सिद्धांत पर काम करता है। सरकार किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म या आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। यह देश की विविधता और एकता को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी शर्त है। कोई भी राजनीतिक दल धर्म के नाम पर राजनीति करके संविधान के इस मूल ढांचे का चोट नहीं पहुंचा सकती। यह हर नागरिक को अपनी अंतरात्मा के अनुसार जीने और पूजा करने की स्वतंत्रता देता है। अंततः प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों का यह मेल मूल ढांचे को और मजबूत करता है। यह सभी धर्मों के लोगों को सुरक्षित महसूस कराता है। यह आधुनिक भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान का मुख्य आधार है। तो आज हमने ये 12 प्रश्न पढ़े और इस 12 प्रश्न में कि हर लाइन के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर को समझा है। हर केस को हमने यहाँ डिटेल से समझा। हर आर्टिकल जो भी इससे रिलेटेड है, चाहे वो यहाँ पर हमने देखा देखिए 14, 19, 21 हमने देखा। और हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर आया, क्यों इंपॉर्टेंट था। ये सारे ही क्वेश्चंस हमने पढ़े और हर लाइन के अंदर हमने एक एक टॉपिक कवर किया है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए दिया कोचिंग क्लासेस को अभी फॉलो कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।